हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कन्फेशंस। लास्ट क्लास में हम लोग ने एडमिशन पूरा पढ़ा था और ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग पूरे इस क्लास में कन्फेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि दिया है सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक। तो हम लोग इन सारे सेक्शंस को देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या कहता है, इसमें केसेस भी साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से हेडिंग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीनिंग ऑफ कन्फेशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू एडमिशन। फिर हम लोग देखेंगे कन्फेशन व्हेन रेलेवेंट, कौन से ऐसे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस होते हैं व्हेन द कन्फेशन इज रेलेवेंट एंड व्हेन इट इज नॉट रेलेवेंट। तो इससे रिलेटेड जो सेक्शन है सेक्शन 24, 25 एंड 26 हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। 24 शुड बी रेड विद 28, वो भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 27, 29 एंड 30, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इनसे जो रिलेटेड केसेस है वो भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कन्फेशंस। सो लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ कन्फेशन कि कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन एक सिंपल स्टेटमेंट है या फिर एडमिशन है जहाँ पर एक पर्सन जो कि अक्यूज्ड है ऑफ एन ऑफेंस, ही एडमिट्स दैट आई हैव कमिटेड द ऑफेंस। तो कन्फेशन में जो गुनहगार है वो कबूल कर रहा है कि ये फलाना ऑफेंस मैंने किया है, आई हैव कमिटेड दैट ऑफेंस। तो ये कन्फेशन हो गया। अब कन्फेशन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिशन ओनली। हम लोग सेक्शन 17 देखा था कि सेक्शन 17 में एडमिशन डिफाइंड है। एडमिशन एक स्टेटमेंट है ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेड बाय द पर्सन मेंशन्ड देयरइन अंडर सर्कमस्टांसेस। तो एडमिशन एक बड़ी चीज़ है और उसी के अंदर एक छोटा सा चीज़ है कन्फेशन, जिसमें वो ये बता रहा है अक्यूज्ड कि मैंने ऑफेंस की है। तो इट कैन बी सेड दैट दिस इज, इफ दिस इज होल इज एडमिशन, ये पूरा अगर स्क्वायर एडमिशन है तो एक छोटा सा इसमें पार्ट जो है वो कन्फेशन का है। एडमिशन कोई ऐसा स्टेटमेंट है विच इज मेड बाय द पर्सन मेंशन्ड देयर इन अंडर सेक्शन 18 to 20 अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड देयर इन ओरल, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और अगर वही स्टेटमेंट एक अक्यूज्ड दे रहा है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग और वो उस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि मैंने ऑफेंस की है, तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट कन्फेशन बन जाता है। तो एडमिशन एक बड़ी चीज़ है और उसी के अंदर छोटा सा पार्ट है कन्फेशन, जिसमें वो कहता है कि उस स्टेटमेंट में वो ये एक्सेप्ट कर रहा है दैट आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। तो ये हो गया कन्फेशन और एडमिशन का रिलेशन। अब हम लोग समझते हैं कन्फेशन मतलब क्या होता है। तो कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन एक एडमिशन का ही प्रकार है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एडमिशन मेड बाय द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। एक ऐसा पर्सन बोल रहा है हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, उसने कुछ ऑफेंस की है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ इट एंड सजेस्टिंग इन इन्फ्रेंस दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। वो स्टेटमेंट में कबूल कर रहा है दैट आई हैव कमिटेड द ऑफेंस। तो ये कन्फेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो रेलिवेंट है, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। हर कन्फेशन, बिकॉज कन्फेशन इज अ स्मॉलर थिंग, इट कम्स विद इन एडमिशन, तो हर कन्फेशन जो होता है वो एडमिशन माना जाएगा क्योंकि एडमिशन एक जनरल स्टेटमेंट है। अगर वो स्टेटमेंट ऑफेंस से रिलेटेड है तो वो कन्फेशन है। तो एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन बट एवरी एडमिशन इज नॉट अ कन्फेशन। तो ये स्टेटमेंट इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हर कन्फेशन एडमिशन होता है क्योंकि कन्फेशन एडमिशन के अंदर ही होता है। कन्फेशन एक स्टेटमेंट है जैसा कि एडमिशन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जनरल कुछ भी किसी के बारे में भी हो सकता है, बट अगर वो स्टेटमेंट ऑफेंस से रिलेटेड है कि मैंने ऑफेंस की है, इट्स सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस दैट द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस, तो वो कन्फेशन हो जाता है। तो एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन बट एवरी एडमिशन इज नॉट अ कन्फेशन। हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होगा, सिर्फ वही एडमिशन कन्फेशन होगा जिसमें पर्सन कह रहा है कि मैंने ऑफेंस की है, जिसमें ऑफेंडर कह रहा है कि मैंने ऑफेंस की है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ कन्फेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। अब दूसरी चीज़ ये है कि एडमिशन कन्फेशन एज सच किसी सेक्शन में डिफाइंड नहीं है। एडमिशन हम लोग देखा सेक्शन 17 में डिफाइंड है। तो सेक्शन 17 की जो डेफिनेशन है वो कन्फेशन में भी लग जाती है। सेक्शन 17 में हम लोग देखा था एडमिशन डिफाइंड है कि एनी स्टेटमेंट मेड इन ओरल फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर वो स्टेटमेंट ऑफेंस से रिलेटेड है, स्टेटमेंट में अक्यूज्ड बोल रहा है इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग दैट आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस, तो वो कन्फेशन हो जाता है। तो स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कन्फेशन की एंड सेक्शन 17 की डेफिनेशन लग जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग। नाउ वी विल जंप टू सेक्शन 24। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 24।
सेक्शन 24 की जो हेडिंग है वो कहता है कि कन्फेशन मेड और कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज इररेलेवेंट। तो ऐसा कोई कन्फेशन जो इंसान ने किया है बिकॉज ही वॉज इंड्यूस्ड और थ्रेटेंड और अंडर एनी प्रॉमिस, तो वो इररेलेवेंट हो जाता है। अब वो कब इररेलेवेंट हो जाएगा, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस फॉलोइंग अभी लोग जो पढ़ेंगे वो फुलफिल होती है तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट माना जाएगा और उसका कोई भी रेलेवेंसी नहीं होगी, इट वोंट बी एडमिसिबल। तो सेक्शन 24 का हम लोग कंडीशंस देखते हैं कि किन कंडीशंस में दैट कन्फेशन विल बी इररेलेवेंट। तो पहला क्या सिचुएशन है, पहला कंडीशन जो है विच विल मेक द कन्फेशन इररेलेवेंट, वो है कि पहला जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन शुड बी अ कन्फेशन। स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशन होना चाहिए। कन्फेशन मीन्स ही इज एक्सेप्टिंग दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस। सेकेंडली, दिस कन्फेशन इज ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग 3 थिंग्स। या फिर वो कन्फेशन इंड्यूसमेंट से मिला है, या फिर उसको थ्रेटन किया गया है, डराया धमकाया गया है, या उससे कुछ चीज़ प्रॉमिस करी गई कि आप कन्फेशन कर दो हम आपके साथ ये कर देंगे, आप कन्फेशन कर दो तो हम आपको ये दे देंगे, पैसा दे देंगे, कुछ भी। तो ये 3 चीज़ें हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। ये तीनों चीज़ों से वो कन्फेशन ऑब्टेन किया गया है। दूसरी चीज़, इट इज़ मेड बाय एन अक्यूज्ड। कन्फेशन किसने करा है, अक्यूज्ड ने करा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सन स्टार्टिंग से ही अक्यूज्ड है। जब उसने कन्फेशन किया था तो वो अक्यूज नहीं था, बट लेटर ही टर्न्ड आउट टू बी अक्यूज्ड, तब भी वो कन्फेशन रेलेवेंट होगा। दूसरी चीज़ है, इट इज़ मेड टू पर्सन अथॉरिटी। अक्यूज ने कन्फेशन किसको दिया है, तो कन्फेशन उन्होंने दिया है पर्सन इन अथॉरिटी को। अब पर्सन इन अथॉरिटी का कौन हो सकता है, तो यहाँ पुलिस ऑफिसर हो सकता है, जजेस हो सकते हैं। तो पर्सन इन अथॉरिटी ऐसा कोई पर्सन जिसको अक्यूज लगता है कि ही हैज़ इन्फ्लुएंस, वो कुछ कंट्रोल है उसके पास, वो चीज़ें प्रोसीडिंग्स में कुछ मदद कर सकता है। तो अक्यूज को ऐसा लगना चाहिए कि वो पर्सन इन अथॉरिटी है, ही हैज़ पावर, ही हैज़ राइट टू इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग। तो अक्यूज की नज़र में वो पर्सन इन अथॉरिटी। तो यहाँ पर एक कहा गया है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पुलिस या जजेस ही, जो जजेस के क्लर्क्स हैं वो भी पर्सन इन अथॉरिटी हो सकते हैं, जजेस की वाइफ्स भी हो सकती है। अगर अक्यूज की नज़र में लगता है अक्यूज को कि दिस पर्सन हैज़ अ राइट टू हैज़ पावर टू इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग विच आर गोइंग अगेंस्ट द अक्यूज, तो वो पर्सन इन अथॉरिटी होगा। तो पहला होता कि स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशन होना चाहिए। दूसरा है कि कन्फेशन जो पर्सन अथॉरिटी को अक्यूज ने दिया है वो इन 3 फैक्टर्स से ऑब्टेन किया गया, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। कन्फेशन किसने किया है, अक्यूज ने किया है। किसको किया है, पर्सन अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में आकर किया है। पर्सन अथॉरिटी ने उसको इंड्यूस किया या फिर थ्रेटन किया या कुछ प्रॉमिस किया, तब इन्होंने कन्फेशन किया। लास्ट इज, पर्सन मेक्स कन्फेशन टू गेन एन एडवांटेज और अवॉइड एनी ईविल। तो इस अक्यूज ने जो कन्फेशन किया है वो पर्सन अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में आकर किया है। पर्सन अथॉरिटी ने कहा है कि यू विल गेन एनी एडवांटेज, तुमको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा अगर तुम कन्फेशन कर दोगे, या फिर यू विल अवॉइड एनी ईविल अगर तुम कन्फेशन कर दोगे। अब ये एडवांटेज या ईविल किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये एडवांटेज या फिर जो ही इज़ अवॉइडिंग एनी ईविल, तो ये सिर्फ उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। जो प्रोसीडिंग अक्यूज के खिलाफ चल रही है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तुम कन्फेशन कर दो, हम तुम्हारा जो चार्ज है, तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको हटवा देंगे, ये इसकी प्रोसीडिंग चल रही है उसी से रिलेटेड है, तो उन्होंने कन्फेशन कर दिया। या फिर उसने कहा कि तुम कन्फेशन कर दो, हम तुमको बेल पे छुड़वा देंगे, तो ये भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। तो ऐसे टाइप की चीज़ें, तुम यहाँ पर कर दो, हम तुम्हारी सज़ा कम करवा देंगे, तो ये सारी प्रोसीडिंग से रिलेटेड उसको लग रहा है कि आई विल गेन एनी एडवांटेज इफ़ आई मेक द कन्फेशन। तो ऐसी चीज़ें अगर वो पुलिस ऑफिसर या फिर पर्सन अथॉरिटी कहता है तभी वो यहाँ पर कंडीशंस पे फुलफिल होगा। अगर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तुम यहाँ पर कन्फेशन कर दो, हम तुमको तुम्हारी वाइफ से मिलवा देंगे, तो ये यहाँ पर इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, तो ये यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी कंडीशन, क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द चार्ज अगेंस्ट हिम। अगर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तुम यहाँ कन्फेशन कर दो, तुमको भगवान, तुम स्वर्ग जाओगे, तो दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द चार्ज, तो ये सब यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी कंडीशन। जो भी वो कह रहा है, इंड्यूसमेंट दे रहा है पर्सन अथॉरिटी, इट शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग गोइंग ऑन अगेंस्ट द अक्यूज्ड।
कोई गेन करे एडवांटेज वो गेन करे, ही शुड अवॉइड एनी ईविल इन रिलेशन टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम ओनली। तो ये सारी कंडीशंस है। फिर से हम लोग देखते हैं सेक्शन 24 कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस विल बी इररेलेवेंट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन? पहला, कन्फेशन स्टेटमेंट जो हो रहा है, जिस स्टेटमेंट की यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं वो कन्फेशन होना चाहिए। कन्फेशन कैसे ऑब्टेन हुआ है? तो वह इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से ऑब्टेन हुआ है। दूसरा, कन्फेशन कौन कर रहा है? अक्यूज्ड पर्सन कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग से अक्यूज था, वो बाद में भी अक्यूज हो गया है तो उसको मान लिया जाएगा। तीसरी चीज है कन्फेशन उन्होंने किसको किया है? पर्सन अथॉरिटी को। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किसकी तरफ से आया? पर्सन अथॉरिटी की। पर्सन अथॉरिटी कोई भी हो सकता है जो अक्यूज की नजर में ऐसा व्यक्ति है हु हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग गोइंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड। और लास्ट है कि पर्सन को लगता है, अक्यूज को लगता है कि अगर वो कन्फेशन कर देगा तो ही विल अवॉइड एनी ईविल, गेन एनी एडवांटेज रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग गोइंग ऑन अगेंस्ट हिम ओनली। अगर उसको लगता है कुछ रिलीजियस बेनिफिट मिलेगा, कुछ मॉरल बेनिफिट मिलेगा तो वो यहाँ पर फॉल नहीं करेगा, दैट कन्फेशन विल बी रेलिवेंट, तब वो इररेलेवेंट नहीं होगा। तो जो चार्ज हो रहा है, जो कन्फेशन वो कर रहा है, उसको लगना चाहिए कि उसको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ही विल गेन एनी एडवांटेज, ही विल अवॉइड एनी ईविल रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग ओनली, तभी वो इररेलेवेंट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 24। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 25 विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रेलेवेंसी ऑफ कन्फेशंस। तो सेक्शन 25 बात करता है कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। अगर कोई अक्यूज्ड है एंड ही मेक्स कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर, तो क्या उसकी रेलेवेंसी है, वेदर इट विल बी रेलेवेंट और इररेलेवेंट, ये सेक्शन 25 में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 25 कहता है कि कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई भी अक्यूज्ड है, पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड ही मेक्स अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, देन दैट कन्फेशन विल बी इनएडमिसिबल, वो एडमिट नहीं किया जाएगा। अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ऐसे ही कन्फेशनल स्टेटमेंट एडमिट करने लगे तो पुलिस क्या करेगी? टॉर्चर करेगी अक्यूज्ड को। जो आते हैं क्रिमिनल्स उनको टॉर्चर करके उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट निकलवा कर उसको फिर कोर्ट में पेश कर देगी, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं उनको अनट्रस्टवर्दी माना जाता है, क्योंकि पुलिस फिर वायलेंस का इस्तेमाल कर सकती है और कन्फेशनल स्टेटमेंट उनसे निकलवा सकती है मार पीट के, तो ये सब कस्टोडियल टॉर्चर में आ जाएगा। तो इसी वजह से ये एक स्पेसिफिकली सेक्शन ऐड किया गया है कि कन्फेशन अगर कोई भी पुलिस के सामने पर्सन देता है, अक्यूज देता है, तो इट इज मेड इनएडमिसिबल, कि पुलिस शुड नॉट रिजॉर्ट टू सच वायलेंस एंड सच मेजर्स टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन फ्रॉम द अक्यूज्ड। तो ये हो गया प्रिंसिपल बिहाइंड दिस। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 25 क्या बात करता है। तो सेक्शन 25 सिंपली कहता है कि कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर विल बी इनएडमिसिबल, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। अब पुलिस ऑफिसर क्या होता है, कौन पर्सन को कहा जाएगा पुलिस ऑफिसर? तो पुलिस ऑफिसर will come under these 2 points. Police officer ऐसा person है who has the power to make investigation of the case और who has the power to frame the charges. तो पहला हो गया कि पावर है उनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो पुलिस ऑफिसर हो जाएंगे। और दूसरा पुलिस ऑफिसर वो भी हो सकता है हु कैन फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट द क्रिमिनल एंड हैव हिम प्रोसिक्यूटेड। तो अगर ये दोनों पावर्स हैं तो वो पुलिस ऑफिसर कहलाएगा, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर और उनके खिलाफ चार्ज बनाने की पावर टू प्रोसिक्यूट है। तो ये हो गया पुलिस ऑफिसर। अब एक तो हम लोग केस देखते हैं, अब्दुल रशीद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2001 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस में कहा गया कि द सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज अंडर द बिहार एंड उड़ीसा एक्साइज एक्ट, दिस सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज वॉज the statement made before the superintendent of excise was held inadmissible, क्योंकि इस केस में superintendent of excise को माना गया कि वो he comes under the definition of police officer under section 25। तो इस केस में सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज के सामने जो अक्यूज ने स्टेटमेंट दिया उसको इनएडमिसिबल माना गया बिकॉज इनको पुलिस ऑफिसर माना गया था विद इन सेक्शन 25। तो दिस वाज द केस। फिर हम लोगों ने पुलिस ऑफिसर का मीनिंग देख लिया। अब इसमें कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि ओनली कन्फेशनल स्टेटमेंट इज एक्सक्लूडेड। अगर पर्सन कोई नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है, कोई जनरल केस से रिलेटेड स्टेटमेंट बोल रहा है पुलिस के सामने, तो वो इनएडमिसिबल नहीं होगा, वो एडमिट कर लिया जाएगा। सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट, सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वो बोलता है कि आई हैव कमिटेड द ऑफेंस विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, सिर्फ वही जो पोर्शन पुलिस के सामने वो बोल रहा है वो इनएडमिसिबल
माना जाएगा। बाकी जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है उनको एडमिट कर लिया जाता है सेक्शन 25 के हिसाब से। नेक्स्ट है अगर कन्फेशनल FIR, कोई अक्यूज जाता है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, नाउ ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस फॉर एग्जाम्पल एंड ही गोज बिफोर द पुलिस ऑफिसर, और वहाँ वो पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लिखवाता है और FIR में वो बोलता है कि हाँ मैं फलाने मैंने ये ऑफेंस किया है। तो जो वो कन्फेशनल FIR है जिसमें ही इज एक्सेप्टिंग दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, तो वो पोर्शन जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। पर बाकी जो स्टेटमेंट वो नॉन कन्फेशनल पार्ट है उसको एडमिट कर लिया जाता है और वो रेलिवेंट माना जाएगा। तो हम लोग देखा कि सिर्फ नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है, जो कन्फेशनल पार्ट होता है, सिर्फ वही इनएडमिसिबल है एज पर सेक्शन 25। अगर कन्फेशनल FIR है तो जो कन्फेशन वाला पार्ट है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, नॉन कन्फेशन वाला जो पार्ट है उसको एडमिट कर लिया जाएगा। और अक्यूज्ड यहाँ पर कौन होगा, तो अक्यूज्ड कोई भी हो सकता है हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। अब जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से वो अक्यूज था, स्टार्टिंग से हो सकता है नहीं अक्यूज्ड है, उसने एक स्टेटमेंट दिया पुलिस के सामने, उस समय वो अक्यूज नहीं था, बट जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उसको अक्यूज्ड की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। तो जो पुराना स्टेटमेंट उसने पुलिस को दे दिया था ऑलरेडी, तो वो भी इस सेक्शन 25 के परव्यू में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही अक्यूज था, हो सकता है वो बाद में अक्यूज बना हो, तब भी ही विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 25। तो हम लोगों ने सेक्शन 25 डिस्कस करा। सेक्शन 25 सिंपली कहता है कन्फेशन मेड बिफोर पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल। सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट ही इनएडमिसिबल है, नॉन कन्फेशनल पार्ट को एडमिट कर लिया जाएगा। कन्फेशनल FIR है तो सिर्फ कन्फेशन वाला जो पार्ट है FIR में वो इनएडमिसिबल होगा, नॉन कन्फेशनल पार्ट रेलिवेंट माना जाएगा। फिर हम लोग देखा पुलिस ऑफिसर कौन होता है। पुलिस ऑफिसर पर्सन हु हैज़ द पावर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन, पावर टू फ्रेम द चार्जेस। इस केस में कहा गया सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज जो था उनको पुलिस ऑफिसर माना गया, उनके सामने जो स्टेटमेंट दिया था अक्यूज ने उसको इनएडमिसिबल एज पर सेक्शन 25 माना गया। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 26। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी। कन्फेशन अगर इंसान कर रहा है इन पुलिस कस्टडी देन इट इज इनएडमिसिबल एंड इट इज नॉट टू बी प्रूव्ड एज पर सेक्शन 26 एक्सेप्ट इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। तो अगर पुलिस कस्टडी में अंडर पुलिस कंट्रोल अगर पर्सन कन्फेशन करता है तो वो एज पर सेक्शन 26 इनएडमिसिबल होगा, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा एज एन एविडेंस। बट अगर इन पुलिस कस्टडी अ पर्सन मेक्स confession to magistrate in the immediate presence of magistrate, तब वो 26 का बार नहीं लगेगा, तब वो एडमिसिबल माना जाएगा। तो 26 में सिंपली ये कहा गया है कि अगर पुलिस कस्टडी में पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मेक्स एनी कन्फेशन टू एनी पर्सन, पुलिस को कर सकता है, वो आसपास जेल में जो लोग थे उनको कर सकता है, किसी को भी पुलिस कस्टडी में अगर वो कन्फेशन करता है तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा 26 में। पर अगर वो मजिस्ट्रेट को कर रहा है तब वो कन्फेशन एडमिट किया जाएगा, सेक्शन 26 में आगे लिखा हुआ। तो 26 का हम लोग ने देख लिया कि क्या मेन पोर्शन उसका क्या जनरल चीज कह रहा है। फिर सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी एंड इट इज नॉट टू बी प्रूव्ड एक्सेप्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब पुलिस कस्टडी क्या होती है हम लोग समझते हैं। तो पुलिस कस्टडी मीन्स कंट्रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर। किसी भी तरह से अगर अक्यूज्ड इज इन द कंट्रोल ऑफ द पुलिस ऑफिसर तो उसको पुलिस कस्टडी कहा जाता है, मीन्स इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पुलिस। अब ये कंट्रोल दो तरह से हो सकता है, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मीन्स ही मेक्स अ कन्फेशनल स्टेटमेंट जब पुलिस ऑफिसर वहीं पर एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट है, उसके सामने ही मेक्स अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो ये एक्चुअल कस्टडी हो गई। कंस्ट्रक्टिव कस्टडी क्या होगी कि पुलिस ऑफिसर आसपास तो नहीं है बट ही इज द अक्यूज्ड इज अंडर द सुपरविजन और इफेक्टिव कंट्रोल। फिजिकली पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है बट आसपास है एंड ही इज कंट्रोलिंग द अक्यूज थ्रू सर्टेन एजेंसी, ही इज अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड देन ही मेक्स अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, देन ऑल्सो इट विल अमाउंट टू पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी जरूरी नहीं है कि पुलिस एक्चुअली में वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो, अगर पुलिस आसपास प्रेजेंट नहीं है बट ही इज सुपरवाइजिंग, ही इज इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द अक्यूज थ्रू सर्टेन एजेंसी, तो वो भी पुलिस कस्टडी मान ली जाएगी। तो पुलिस कस्टडी हम लोग देखा कंट्रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर दो तरह से हो सकता है, एक्चुअली भी हो सकता है फिजिकली प्रेजेंट हो और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है कि आसपास प्रेजेंट नहीं है बट वो कंट्रोल में है अक्यूज्ड के। तो ये हो गया कस्टडी क्या होता है। अब कन्फेशन मेड टू एनीवन इन पुलिस कस्टडी इज इनएडमिसिबल।
पुलिस कस्टडी में जो हम लोग देखा एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव दोनों होती है, इस पुलिस कस्टडी में किसी को भी अगर मैंने कन्फेशन कर दिया, अक्यूज ने कन्फेशन कर दिया, तो वो इनएडमिसिबल होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर कोई करे। अक्यूज है पुलिस स्टेशन में अंडर द पुलिस कस्टडी, उसने कन्फेशन कर दिया, पुलिस ऑफिसर को 25 में इनएडमिसिबल हो जाता है। अगर वो जेल में है और जेल के जो बाकी इनमेट्स हैं, बाकी प्रिजनर्स हैं, उसको कन्फेशन कर दिया, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा 26 में, बिकॉज ही इज अंडर पुलिस कस्टडी। अब और एग्जांपल्स देखते हैं। तो कन्फेशन मेड टू प्रिजनर्स इनएडमिसिबल हो जाएगा। कन्फेशन मेड टू अ डॉक्टर व्हाइल पुलिस इज स्टैंडिंग आउटसाइड, डॉक्टर से उसका मेडिकल चेकअप हो रहा है, बाहर पुलिस खड़ी हुई है, इफेक्टिव कंट्रोल है पुलिस का, उसने डॉक्टर से कन्फेशन कर दिया, ये भी इनएडमिसिबल हो जाएगा 26 में, बिकॉज पुलिस की कस्टडी बनी हुई है। दूसरा कन्फेशन मेड टू ड्राइवर व्हाइल पुलिस इज नॉट इनसाइड द कार, हम लोग जा रहे थे पुलिस स्टेशन तक, ऑफेंडर बैठा हुआ था पीछे और उसने ड्राइवर से कर दिया, जब तक पुलिस कुछ लेने वेने गया तब तक उसने ड्राइवर को कन्फेशन कर दिया, तो ये कन्फेशन भी इनएडमिसिबल होगा, बिकॉज ही इज अज्यूम्ड दैट ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पुलिस ऑफिसर। एक तो ऐसे ही केस है जिसमें है कि पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को अपने साथ बिठाकर गाड़ी में ले जा रहा है, बीच में वो लोग किसी विलेज में रुकते हैं जहाँ पर पुलिस को कोई काम था, वो अक्यूज्ड को विलेजर्स को सौंप जाता है, वहाँ के सरपंच को सौंप जाता है कि आप थोड़ी देर इस अक्यूज्ड को अपने पास रखिए, मैं अपना काम करके आता हूँ। तब तक में उस अक्यूज्ड ने, जो सरपंच है, वहाँ के जो विलेजर्स हैं, उनको कन्फेशनल स्टेटमेंट दे देता है। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि उनको अगर स्टेटमेंट दे दिया और पुलिस कहीं चला गया है तो क्या ये सेक्शन 26 में कवर होगा कि नहीं। तो इस केस में कहा गया कि ये स्टेटमेंट भी इनएडमिसिबल होगा अंडर सेक्शन 26, बिकॉज पुलिस की कंस्ट्रक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव और सुपरविजन और कस्टडी बनी हुई थी, उनका कंट्रोल पुलिस का अभी भी था। हो सकता है वो चला गया था बट उसने अपनी जो पावर है डेलीगेट कर दी थी विलेजर्स को कि आप लोग देखिए, तो वो स्टेटमेंट भी इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल माना गया। तो हम लोग ने सेक्शन 26 देखा, फिर हम लोग देखा कि सेक्शन 26 बात करता है कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी इनएडमिसिबल। अब उसको कब एडमिट किया जाएगा, व्हेन इट इज मेड टू मजिस्ट्रेट। अगर पुलिस कस्टडी में पर्सन ने मजिस्ट्रेट को कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है तो वो एडमिसिबल माना जाएगा। बट अगर किसी और पर्सन को, मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी अरे गहरे व्यक्ति को उसने कन्फेशन बोला है, कन्फेशन दिया है, तो वो इनएडमिसिबल होगा एज पर सेक्शन 26। फिर हम लोग देखा पुलिस कस्टडी क्या होती है, तो पुलिस कंट्रोल होता है। पुलिस कस्टडी का मतलब वो कंट्रोल किसी भी तरह से हो सकता है, एक्चुअल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 26। पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। अक्यूज जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, कब होगा, कौन सा पोर्शन ऑफ दैट कन्फेशनल स्टेटमेंट, कौन सी इंफॉर्मेशन जो वो देता है विल बी प्रूव्ड और विल बी एडमिसिबल, ये सेक्शन 27 बताता है। तो सेक्शन 27 को 24 से लेकर 26 का एक्सेप्शन माना गया है, इसको एक्सेप्शन माना गया है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है देवमन उपाध्याय के केस में अपहेल्ड करी गई थी, जो हम लोग आखिरी में देखेंगे। पहले सेक्शन 27 समझते हैं कि ये क्या कहता है। तो सेक्शन 27 talks about the admissibility of discovery statement। अभी डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या होता है ये हम लोग सब समझते हैं। सबसे पहली बात है इसमें फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि द पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। पर्सन जो है पुलिस के कस्टडी में है, ही इज इन पुलिस कस्टडी एंड ही इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। जैसा कि बार बार बताया, अक्यूज जरूरी नहीं है कि वो पहले से हो, बिफोर द इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन भी अगर कोई भी उसने स्टेटमेंट दिया है और बाद में वो अक्यूज्ड होता है तो भी उसका स्टेटमेंट यहाँ पर एडमिसिबल होगा। तो पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड ही इज इन पुलिस कस्टडी। ऑफेंस उसने किया है और वो पुलिस कस्टडी में है। अब पुलिस कस्टडी में रहते रहते ही मेक्स कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, वो कन्फेशनल हो सकता है, वो नॉन कन्फेशनल हो सकता है। तो तीन चीज हो गई, पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ही इज इन पुलिस कस्टडी, ही मेक्स नॉन कन्फेशनल कन्फेशनल स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में, इन सच स्टेटमेंट ही डिस्क्लोजेज अबाउट द प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द ऑफेंस। वो कस्टडी में रहकर स्टेटमेंट जो दे रहा है, उस स्टेटमेंट में वो बताता है कि जो ऑब्जेक्ट था रिलेटेड टू द ऑफेंस, उसका कहाँ वो ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, उसका प्लेस ऑफ हाइडिंग बताता है जो सिर्फ उसकी नॉलेज में है। ही टेल्स इन दिस स्टेटमेंट अबाउट द प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट को, जिसमें वो बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है ऑफेंस से रिलेटेड कहाँ छुपा है, इस स्टेटमेंट को कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। अब
इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के चलते इन कॉन्सिक्वेंस टू दिस स्टेटमेंट, पुलिस को जब ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मिलता है अक्यूज से, जिसमें वो बताता है कि ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है किसी पर्टिकुलर जगह में जो उसको सिर्फ उसी को पता है और किसी को नहीं पता है, अब इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के मद्देनजर रखते हुए, इसको देखते हुए पुलिस वाले उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ हाइडिंग के पास जाते हैं। जैसा कि अक्यूज ने बताया, द ऑब्जेक्ट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाइडिंग। अब प्लेस ऑफ हाइडिंग के पास पुलिस वाले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो रिलेटेड था ऑफेंस जो उसने बताया, सेम वही ऑब्जेक्ट वहीं पर जहाँ उन्होंने बताया था प्लेस ऑफ हाइडिंग, वहाँ मिल जाता है। जब वो मिल जाता है तो दिस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट गेट्स कन्वर्टेड टू डिस्कवरी स्टेटमेंट। जो उन्होंने कहा था कि प्लेस ऑफ हाइडिंग है ऑब्जेक्ट की, वो पुलिस वाले जाके उसी जगह वो ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, और जब वो ढूंढ लेते हैं तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल जाता है। तो ये जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है, जो जैसा उन्होंने बताया वहीं पर मिल जाता है, अगर ये डिस्कवरी स्टेटमेंट 27 में एडमिसिबल है। तो सेक्शन 27 ओनली टेल्स अबाउट द एडमिसिबिलिटी ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट। डिस्कवरी स्टेटमेंट तक जाने के लिए ये फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। Person is accused of an offense, he is in police custody, he makes a statement in which he tells about the place of hiding of the object which is related to the offense. As a consequence of his statement, पुलिस वाले वहाँ प्लेस ऑफ हाइडिंग में जाते हैं और सिर्फ इसी को पता है, ऐसा नहीं कि किसी और को पता है, सिर्फ अक्यूज्ड को ही पता होनी चाहिए वो जानकारी। पुलिस वाले वहाँ प्लेस ऑफ हाइडिंग में जाते हैं, वहाँ ढूंढते हैं तो वहाँ वो ऑब्जेक्ट एज इट इज मिल जाता है। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट गेट्स कन्वर्टेड टू डिस्कवरी स्टेटमेंट एंड दिस डिस्कवरी स्टेटमेंट इज व्हाट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 इज एक्सेप्शन टू 24 टू 26। तो अगर कोई भी 24 टू 26 में ऐसा कुछ कंडीशंस, ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो 27 में वो आ जाएगा, डिस्कवरी स्टेटमेंट विल बी रेलेवेंट एंड एडमिसिबल। अब हम लोग सेक्शन 27 से रिलेटेड, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड, प्लेस ऑफ हाइडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, देख लेते हैं और उनके ऑब्जर्वेशन क्या दिया गया था ये भी जल्दी से रीड करते हैं। What is admissible under सेक्शन 27? सेक्शन 27 में क्या चीज़ एडमिसिबल होती है? इससे रिलेटेड जो केस है उसका नाम है अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ऑब्जर्व किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि द स्टेटमेंट दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस और दैट ही हैज हिडन द ऑब्जेक्ट एट सम प्लेस इज नॉट एडमिसिबल। What is admissible is only that portion of the statement which reveals the information about the place of hiding of the object. तो जो इन्फॉर्मेशन अक्यूज दे रहा है अबाउट द प्लेस ऑफ हाइडिंग, कि कहाँ उसने वो ऑब्जेक्ट छुपाया हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू द ऑफेंस, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन एडमिसिबल है सेक्शन 27 में। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन जिसमें वो कबूल करता है दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, ये सब एडमिसिबल नहीं है। ओनली हिज नॉलेज अबाउट द प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। रिलेटेड टू प्लेस ऑफ हाइडिंग इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ हाइडिंग के एसेंशियल्स बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज़ एसेंशियल टू प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हाइडिंग। इफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन एन ओपन प्लेस, देर आर चांसेस दैट अदर्स मे नो अबाउट एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट वॉज डिस्कवर्ड एट इंस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अक्यूज्ड। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें कही। पहला कि प्लेस ऑफ हाइडिंग से ही वो ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, अक्यूज जो प्लेस ऑफ हाइडिंग बताता है पुलिस को वो ऑब्जेक्ट उसी जगह से मिलनी चाहिए। और सेकेंडली, प्लेस ऑफ हाइडिंग एक ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग भी उसको देख सके, वो एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन सिर्फ अक्यूज्ड के ही पास होनी चाहिए, तभी उसका जो स्टेटमेंट है, डिस्कवरी स्टेटमेंट है, वो एडमिसिबल होगा सेक्शन 27 में। फर्दर, in Panduranga Kalu Patel versus State of Maharashtra, Supreme Court held that Section 27 is an exception to 25 and 26. Further, constitutional validity of Section 27 was upheld in the case of Deoman Upadhyay versus State of UP. तो ये दोनों केसेस भी इंपॉर्टेंट है। पांडुरंगा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 27 इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 एंड 26 and its constitutional validity was upheld in Deoman Upadhyay versus State of UP case.
अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 28 एंड 29। सेक्शन 28 में कहा गया है कि कन्फेशन जिसमें से अगर थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस अगर दिया गया था, अगर उसको फुल्ली रिमूव कर दिया गया है थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस को, तो वो कन्फेशन एडमिसिबल माना जाएगा। 24 में हम लोग देखा कि कन्फेशन मेड अंडर द इंप्रेशन ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज इनएडमिसिबल। बट अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को हटा दिया जाता है तो अंडर सेक्शन 28 फुल्ली अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है तो 28 में वो कन्फेशनल स्टेटमेंट अब रेलिवेंट और एडमिसिबल हो जाएगा। 29 में हम लोग कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देखते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस या कंडीशंस होती हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो कन्फेशन विल बी रेलिवेंट, वो इररेलेवेंट नहीं माना जाएगा। तो हम लोग ये दोनों सेक्शन रीड करते हैं। सेक्शन 28 टॉक्स अबाउट कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। तो हम लोगों ने सेक्शन 24 में पढ़ा था कि इफ द कन्फेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट ऑफ प्रॉमिस, देन दैट कन्फेशन इज इररेलेवेंट। बट अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को फुली रिमूव कर दिया जाता है तो अंडर सेक्शन 28 वो कन्फेशन एडमिसिबल हो जाता है। तो सेक्शन 28 is an exception to section 24. It provides that confession made after the removal of impressions caused by inducement, threat or promise becomes relevant. Section 29. Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc. तो सेक्शन 29 कहता है कि कन्फेशन विल नॉट बिकम इररेलेवेंट इफ इट इज़ ऑब्टेन्ड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर कन्फेशन को अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, जो 5 सर्कमस्टांसेस दी गई हैं, उसमें अगर ऑब्टेन किया गया है तो कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा, वो रेलेवेंट ही रहेगा। तो कौन से सर्कमस्टांसेस है? पहला है अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, दूसरा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द अक्यूज्ड, तीसरा व्हेन द अक्यूज्ड वाज ड्रंक, फोर्थ in answer to question which he should not have answered, and fifth want of warning to the accused that he was not bound to make the statement. अगर इन पांचों सर्कमस्टांसेस में अक्यूज ने कोई कन्फेशन कर दिया है तो वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा अंडर सेक्शन 29, वो रेलेवेंट ही रहेगा। सो इफ द अक्यूज्ड इज ड्रंक एंड ही मेक्स अ कन्फेशन तो वो कन्फेशन रेलेवेंट होगा, वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा। इफ़ द अक्यूज वॉज गिवन अ वार्निंग कि उस चाहे तो वो कन्फेशन ना करे, चाहे तो वो स्टेटमेंट ना दे, पर फिर भी अक्यूज अगर कन्फेशन करता है तो वो रेलिवेंट ही रहेगा। तो ये सारी 5 सर्कमस्टांसेस है इन विच द कन्फेशन विल रिमेन रेलिवेंट। तो लास्ट सेक्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज इस कन्फेशन के टॉपिक में है वो है सेक्शन 30। सेक्शन 30 बात करता है कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड के बारे में कि इफ़ को अक्यूज्ड मेक्स अ कन्फेशन एंड ही इम्प्लीकेट्स हिमसेल्फ एज वेल एज द अदर को अक्यूज्ड, तो क्या किस किस सिचुएशन में उसका कन्फेशन एडमिसिबल माना जाएगा, ये अभी हम लोग समझते हैं सेक्शन 30 के एसेंशियल्स देखकर। तो सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड एंड व्हेन इट विल बी एडमिसिबल। इसके एसेंशियल्स हैं, पहला कि 2 or more persons आर ट्राइड जॉइंटली, उनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है सेक्शन 223 CRPC में, जिसमें जॉइंट ट्रायल की बात करी गई है। तो 2 or more persons का जॉइंट ट्रायल चल रहा है, एक साथ उनको ट्राई किया जा रहा है केस में, एंड दे आर ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस और उसका अबेटमेंट। उन्होंने सेम ऑफेंस की है या फिर अबेटमेंट किया है, सेम ऑफेंस में उनका जॉइंट ट्रायल, एक ही ट्रायल में दोनों को ट्राई किया जा रहा है। ये 2 कंडीशंस हो गए। दूसरी चीज़ क्या है कि द कन्फेशन इज मेड बाय को अक्यूज्ड इम्प्लीकेटिंग हिमसेल्फ एंड द अदर को अक्यूज्ड। इसमें 2 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल A एंड B। एक को अक्यूज्ड है, फॉर एग्जाम्पल A, वो कहता है कि यस आई हैव डन द ऑफेंस अलोंग विद B, मैंने भी ये चीज़ किया है B के साथ मिलकर। तो ही इज इम्प्लीकेटिंग हिमसेल्फ, उसने कन्फेशन अपने पार्ट पे भी किया और उसने B का नाम भी लिया कि मैंने B के साथ मिलकर किया है, B ने भी मेरे साथ किया है ऑफेंस मिलकर। तो ये 3 सिचुएशन हो गई। पहले वो लोग का जॉइंट ट्रायल चल रहा है, सेम ऑफेंस के लिए वो लोग ट्राई किया जा रहा है, और एक को अक्यूज जो है उसमें से उसने खुद तो कन्फेशन किया है कि मैंने ऑफेंस किया है, उसमें साथ साथ दूसरे को अक्यूज का भी नाम लेकर कहा कि मैंने भी कहा है और B ने भी मेरे साथ ऑफेंस किया है। तो ही इज इम्प्लीकेटिंग हिमसेल्फ एंड द अदर को अक्यूज्ड। कन्फेशन इज ड्यूली प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर। इफ A के फेवर में कन्फेशन अगर ड्यूली प्रूफ कर दिया गया, A के लिए प्रूफ कर दिया गया कि यस A हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, A ने ऑफेंस किया है, A जो कन्फेशन दे रहा है वो एकदम सही है, तो इस सिचुएशन में B भी इम्प्लीकेट हो जाएगा, B भी
उस ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। तो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते क्या सिचुएशन थी। पहला है कि दे आर ट्राइड जॉइंटली, दे हैव कमिटेड सेम ऑफेंस। अब दो अक्यूज्ड है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी। ए ने कह दिया कि येस आई हैव कमिटेड द ऑफेंस अलॉन्ग विद बी। बी ने कुछ नहीं कहा इधर, बी एकदम शांत था, बी ने कुछ नहीं कहा कि मैंने किया कि नहीं, बट ए ने बोल दिया कि हाँ मैंने भी ऑफेंस की है और मैंने बी के साथ मिलके की है, तो बी ने भी मेरी मदद की है पूरी तरह से। तो ए ने यहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया और बी का नाम भी ले लिया। अगर ए के फेवर में, ए के अगेंस्ट, इफ द कन्फेशन इज ड्यूली प्रूव्ड, अगर ए के अगेंस्ट ये प्रूव कर दिया जाता है कि हाँ ए ने वो ऑफेंस की है, तो बी भी उसके साथ साथ लायबल मान लिया जाएगा, बिकॉज ए ने उसके अगेंस्ट भी कन्फेशन कर दी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 30। मेन चीज़ यही है यहाँ पर कि ए ने कन्फेशन करते करते बी का नाम भी ले लिया कि बी ने भी मेरे साथ ऑफेंस की है, वो भी उतना ही लायबल है जितना मैं। इफ ए के अगेंस्ट ये कन्फेशन प्रूव हो जाता है तो बी भी लायबल मान लिया जाएगा, जबकि बी ने खुद कन्फेशन नहीं करी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 30। अब सेक्शन 30 से एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है कश्मीरा शाह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें इसकी एविडेंशियरी वैल्यू को जज किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था कि इट इज एविडेंशियरी वैल्यू इसकी मेनली कहा गया था कि रेलिवेंट किस चीज़ पे रेलिवेंट होगा। इट इज़ वीक काइंड ऑफ एविडेंस, उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, इट इज़ मेनली यूज फॉर कोरॉबरेशन। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व किया गया था कश्मीरा शाह के केस में, विच इज़ an important case related to section 30, confession of co-accused. In Kashmira Shah versus State of MP 1952 Supreme Court, it was held that confession of a co-accused made under section 30 implicating himself and the other co-accused is a substantive piece of evidence against the other co-accused. However, its evidentiary value is very weak and the conviction cannot be based solely on it. It can be used for the purpose of corroboration and for the purpose of filling the missing link, so as to give the court that extra assurance regarding the decision it has arrived at. तो इस केस में कहा गया था कि confession of the co-accused is a substantive piece of evidence, but it is a weak evidence and conviction इसी के भरोसे बेस नहीं किया जा सकता. It can be used for corroboration and for filling in the missing link in the case. तो सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन विल कन्फेशन बी रेलिवेंट, किस किस सिचुएशन में कन्फेशन रेलिवेंट या एडमिसिबल माना जाएगा. तो अभी तक हम लोगों ने सब सेक्शंस डिस्कस कर लिए 24 से पूरा 30 तक और देख लिया किन किन सिचुएशन में इररेलेवेंट होगा. हम लोग देखते हैं कब कब वो रेलिवेंट होगा. तो पहला है कि व्हेन इट इज़ नॉट मेड टू पुलिस ऑफिसर, जब वो पुलिस ऑफिसर को नहीं बोला गया है कन्फेशनल स्टेटमेंट तब वो रेलिवेंट माना जाएगा. दूसरा, when it is made in police custody but in immediate presence of magistrate, पुलिस कस्टडी में तो बोला गया बट वहाँ मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया स्टेटमेंट, तब वो एडमिसिबल होगा. नेक्स्ट इज व्हेन द स्टेटमेंट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 27. हम लोग सेक्शन 27 डिस्कस करा. व्हेन इट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड द कंडीशंस अंडर सेक्शन 27 आर फुलफिल्ड, देन इट विल बी रेलिवेंट एंड एडमिसिबल. Next is, and the last one is, when the confession is made after the inducement, threat और promise जो किया गया था 24 में, वो अगर fully remove कर दिया जाता है उसका impression, then it will be admissible under section 28. तो इन situations में confession admissible होगा. When it is not made to police officer. दूसरा, when it is made in police custody but in the presence of magistrate. तीसरा है when it leads to discovery of certain facts as under section 27. और लास्ट है जब इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जो दिया गया था उसको फुल्ली रिमूव कर दिया जाता है तो सेक्शन 28 में वो एडमिसिबल माना जाएगा. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आज हम लोगों ने कन्फेशन के टॉपिक में इंडियन एविडेंस एक्ट के पूरा सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 देखा, अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट केसेस, देयर ऑब्जर्वेशन. हम लोग ने हर टॉपिक कवर कर लिया, हर पोर्शन जो कन्फेशन से रिलेटेड है वी हैव covered it all. So I will see you in next class with another topic related to law. Thank you so much.